के बाद इस देश में वो सब नहीं हुआ जिसकी कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने की थी। आजादी के बाद फिर भ्रष्टाचार शुरू हो गया, लूटमारी शुरू हो गई, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून वैसे के वैसे ही इस देश पर लद गए। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सब अंग्रेजों की लद गई। तो फिर भारतवासियों को निराशा हुई और उस निराशा में फिर एक क्रांतिवीर भारतवासी निकला जिसने फिर हिंदुस्तान को संगठित किया और उनका नाम था श्री जयप्रकाश नारायण। आप में से कई लोगों ने शायद जेपी को देखा होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं, सिर्फ उनको पढ़ा है। आपने तो देखा होगा जेपी 1975 के साल में अकेले क्रांतिवीर भारतवासी थे जिनको ये दिमाग में बात आई थी कि इस देश को फिर संगठित करना है और इस देश से भ्रष्टाचार को, उनका पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार को खत्म करना है। कारण क्या था? 1975 तक इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार चलती थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ये कहा करती थी भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है। आपको मालूम है श्रीमती गांधी का ये पब्लिक स्टेटमेंट है, भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है, बिना भ्रष्टाचार के तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। एक बार तो यहां तक कह दिया था कि भ्रष्टाचार वो तेल है जिसकी चिकनाई से लोकतंत्र का पहिया दौड़ता है। माने भ्रष्टाचार रूपी तेल नहीं होगा तो लोकतंत्र का पहिया जाम हो जाएगा। तो श्रीमती गांधी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दिया और मैं इस बात को एक वाक्य में कहता हूं कि भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप उसी जमाने में मिला, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ करप्शन का। तो जेपी को बहुत गुस्सा था और जेपी अकेले क्रांतिवीर थे उस दौर में जिनको दिखता था कि यह भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। तो जेपी को लोग कहा करते थे जेपी आपका दिमाग खराब हुआ है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जिसकी सत्ता कोई हिला नहीं सकता, जिसकी कुर्सी को कोई डिगा नहीं सकता और कल्पना में किसी हिंदुस्तानी के नहीं है कि ये कभी महिला कुर्सी से नीचे उतर भी सकती है। आप बोलते हो इसकी सरकार गिर जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो जेपी कहते थे मैं देख रहा हूं, आपको नहीं दिखाई देता है, मेरी आंखें आपसे 20 साल आगे का देखती हैं। और जयप्रकाश जी ने संगठन बनाना शुरू किया। वो अकेले आदमी निकले संगठन खड़ा करने के लिए। संगठन किस काम के लिए? भ्रष्टाचार खत्म करना है, आर्थिक असमानता खत्म करनी है। जो डिस्पैरिटी है ना, एक आदमी को हिंदुस्तान में 20 रुपए भी नहीं है एक दिन में कमाने के लिए और एक एक आदमी एक दिन में 20,000 रुपए, एक एक मिनट में 20,000 रुपए कमा रहा है। तो ये आर्थिक असमानता जेपी को बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा ये आर्थिक असमानता खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। ऐसे 7 मुद्दे लेकर जेपी निकले जिसको उन्होंने कहा था सप्त क्रांति। गांव गांव निकले। एक जमाने में जेपी जब ये बातें लोगों को कहा करते थे तो 4, 6, 10 लोग सुनने वाले हुआ करते थे। तो जेपी के नजदीकी लोग उनको कहा करते थे जेपी 4, 6, 10 लोग आपको सुनने के लिए आते हैं और आप कहते हैं इस देश में क्रांति हो जाएगी, कौन करेगा? तो जेपी कहते थे धीरज रखो, धैर्य रखो, मैं जो कह रहा हूं तुम वो करते चलो, फिर तुम देखना। एक दिन ऐसा आया कि जिस शहर में जेपी को सुनने के लिए 8-10 लोग जमा होते थे, उसी शहर में 2 साल में इतना परिवर्तन हुआ कि जेपी को सुनने के लिए 3.5 लाख लोग जमा हुए। पटना में जेपी का भाषण हुआ, 3.5 लाख लोग पटना के गांधी मैदान पर। गांधी मैदान की ताकत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 3.5 लाख लोगों को समा सके। पेड़ों पे लोग खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं, जहां जिसको जगह मिली और वहां खड़े हैं। और जेपी का भाषण लोगों ने रैप्ट अटेंशन से सुना था। रैप्ट अटेंशन माने सुई गिरा दो तो सुई की आवाज हो जाए, इतनी शांति से 3.5 घंटे उन्होंने बोला था और दिल खोल के बोला था। करप्शन के खिलाफ, सामाजिक अन्याय के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ। और वो जो रैली हुई है जेपी की, उसने इतिहास बना दिया। फिर एक एक शहर में रैलियां होना शुरू हुई। बनारस में हुई, फिर इलाहाबाद में हुई, दिल्ली तक आते आते तो जेपी की यह स्थिति हो गई कि दिल्ली में 10 लाख लोग जमा हैं जेपी को सुनने के लिए, जिस दिल्ली में 10 आदमी जेपी को सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। और फिर धीरे धीरे संगठन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और 2.5 साल में, मात्र 2.5 साल में उस संगठन की ताकत इतनी बड़ी हो गई कि श्रीमती इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी।
जेपी को गिरफ्तार करना पड़ा और इतना अत्याचार हुआ पूरे देश के लोगों पर। जिसने कभी जिंदगी में कोई अपराध नहीं किया उनको जेलों में ठूंस दिया गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि ये बिजली का तार काट रहे थे इसलिए इनको जेल के अंदर डालो। ऐसे ऐसे आरोप लगाकर हजारों लोगों को इंदिरा गांधी ने बंद करा दिया इमरजेंसी में। फिर पूरा देश खड़ा हो गया। हमारे देश के बारे में मैं ये एक बात कहता हूं कि ये भारत सोए हुए हाथी की तरह से है। जब तक सोता रहता सोता रहता सोता रहता सोता रहता सोता रहता, कभी इसको किसी ने सुई चुबो दी या पिन चुबो दी तो ऐसा चिंगाड़ कर खड़ा होता है जैसे मदमस्त हाथी। जेपी ने सुई चुबोई, पिन चुबोई, पूरा देश खड़ा हो गया। आपको कल्पना नहीं होगी, लाखों विद्यार्थियों ने अपने कैरियर छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिया। आईएएस अधिकारियों ने नौकरी को लात मार दी, आईपीएस अधिकारियों ने नौकरी को लात मार दी, आईआरएस अधिकारियों ने नौकरियों को लात मार दी और जयप्रकाश जी के साथ शामिल हो गए। और उस आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया। और श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता था, जेपी ने उनको कुर्सी से उतार दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हुई थी। जो लाखों वोट के अंतर से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतती थी, वहां श्रीमती गांधी की जमानत जब्त हुई थी। और एक ऐसे आदमी ने हराया था उनको जिनका नाम कोई नहीं जानता इस देश में, राजनारायण। राजनारायण की विशेषता यह थी कि पूरे चुनाव में एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और इंदिरा गांधी की जमानत खत्म कर दी। तो वो राजनारायण का प्रताप नहीं था, जयप्रकाश नारायण का प्रताप था। और इमरजेंसी की चुभन थी लोगों के दिल में और देश में परिवर्तन हुआ। श्रीमती गांधी की सरकार गिरी। दुर्भाग्य उस समय देश का क्या हुआ कि जब ये सरकार गिर गई और नई सरकार आ गई तो उस नई सरकार में वही सब पुराने लोग आ गए जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन शुरू हुआ था। यही बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारे राजनीतिज्ञ तो बहुत चालाक और होशियार है ना। जब उन्होंने देखा कि जेपी की हवा चल रही है और सब कुछ इन्हीं की तरफ आने वाला है, तो इंदिरा गांधी के जहाज से कूद कूद कर जेपी के जहाज में आके बैठ गए। सबने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया और आगे आगे आके बैठ गए। ये तो थोड़े ज्यादा दम वाले लोग होते हैं ना, तो नए लोगों को पीछे कर दिया, खुद आगे स्थापित हो गए। और तब तक जेपी बीमार हो गए, उनकी किडनी फेल हो गई थी, उनको जहर दिया था। चंडीगढ़ जेल में जब उनको गिरफ्तार करके रखा गया तो जहर दिया गया था उनके खाने में, तो दोनों किडनियां खराब हो गई, तो उनको डायलिसिस पर रहना पड़ा और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और वो जो प्रयोग हुआ था वो एक तरह से असफल हो गया, लेकिन परिवर्तन हुआ। जेपी ने जो सपना देखा था कि मैं इनकी चूल तो हिला ही दूंगा, जो करप्शन के आधार पर खड़ी हुई है, वो कर ही दिया उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के इतिहास में अगर आप इसको ध्यान देंगे तो किसी एक व्यक्ति ने विचार दिया है, संगठन खड़ा किया है, लाखों करोड़ों लोग फिर उसके साथ जुड़े हैं और परिवर्तन हुआ है। तो स्वामी जी जो आज ये कह रहे हैं ना,